जब एक मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंचता है और उसके अंजाम के बारे में एक वकील सफाई को कुछ मालूम नहीं होता, तो एक पेशावर वकील होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि उस मुकदमे को भूलकर किसी दूसरे अहम मुकदमे के निकात की तरफ अपना जहन रागिब करे। मगर रेप के उस मुकदमे ने जाने क्यों मुझे बुरी तरह से अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। इसलिए नहीं कि मैंने उसके दिफा के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की थी, सरकारी डॉक्टर को खरीद कर गैर अखलाकी तरीका अपनाया था, मुलजिम की नामर्दानगी का झूठा ड्रामा खड़ा किया था, या उसकी नामर्दानगी के सबूत के तौर पर झूठा डॉक्टरी सर्टिफिकेट पेश किया था, बल्कि इसलिए कि अब मैं उस मुकदमे को पूरी तरह एक दूसरे नुक्ता नज़र से देखने लगा था। ये बात बिल्कुल साफ थी कि मुलजिम ने उस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी। हो सकता है वो इसमें पूरी तरह से कामयाब ना हुआ हो, और अगरचे मैंने उसके दिफा के लिए किसी तरह के ढीलेपन का सबूत नहीं दिया था, ना ही उसे बचाने में कोई कसर छोड़ी थी, फिर भी जाने क्यों मेरे अंदर से एक ख्वाहिश बार बार सर उभार रही थी कि जानी को कुछ ही साल सही किसी तरह की सजा मिल जाए। मैंने इस बात का जिक्र काकू से किया तो काकू ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कहा। तुमने कमाल का मुकदमा लड़ा है। अगर तुम ये मुकदमा जीत गए तो ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। बिल्कुल हारा हुआ मामला था ये, और देखो तुम इसे किस जगह ले आए हो। फौजदारी के मुकदमे में बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं। एक खूनी को भी पता नहीं होता कि क्या वाकई उसने खून किया है या हालात के हाथों वो सिर्फ एक मोहरा था। वो हालात जो इंसान के इर्द गिर्द जन्म लेते हैं, जिन्हें किसी भी तरह अदालत के सामने लाया नहीं जा सकता। तुमने इस मुकदमे में काफी मेहनत की है। यह मामला एक दूसरी नौइयत का है। मैं कहता हूँ, मुलजिम को किसी तरह की सजा हो गई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और अगर उसे फांसी हो गई तो इसका कोई इम्कान नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझना चाहिए था कि चार्जशीट में सजाए मौत की दफा की जबरी शमूलियत बिल्कुल बेमानी है। मेरा ख्याल है जज को भी इसका अंदाजा है, बल्कि मुझे तो हैरत है कि जज साहब ने इस दफा को सिरे से शामिल क्यों होने दिया। मैंने ज्यादा मुदाखलत नहीं की थी। अक्सर इस तरह के गलत चार्जेस के सबब मुकदमों के भटक जाने का एहतमाल रहता है। तीर निशाने से दूर जा गिरता है। मैं कहता हूँ, मैं अपने चैम्बर की खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा हूँ जो सुरमई होने लगा है। दिन किसी वक्त भी ढल सकता है, मगर उससे पहले ही चीनी कोठी की रोशनियां जाग जाएंगी। मैं बालाई मंजिल पर वाक़ई अपने कमरे में लौटता हूँ। मीर मेरे लिए ट्रे पर चाय और बिस्किट लेकर नीचे आता है, मगर मैं उन चीज़ों की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। चाय पड़े पड़े ठंडी हो जाती है। बहुत देर बाद मैं एक बिस्किट उठाकर दांतों के दरमियान रखता हूँ। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे बिस्किट का अपना कोई जायका ही न हो। मैं 1 घंटे की गहरी नींद लेता हूँ। कुछ मौक्किल नीचे मुलाकाती के कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहा धोकर कपड़े बदलकर नीचे आता हूँ और मौक्किलों के साथ मसरूफ हो जाता हूँ। 8 बजते बजते काकू घर के लिए निकल पड़ते हैं, मगर घर जाने से पहले उन्हें देसी शराब के ठेके पर थोड़ा वक्त गुजारना होता है। ये उनका पुराना मामूल है। एक तन्हा इंसान के लिए जिसकी जिंदगी पर सन्नाटे की हुक्मरानी हो, इन ठिकानों का रुख करना फितरी है। काकू के जाने के बाद भी मैं आधी रात तक कागजात में सर खपाता रहता हूँ। बहुत सारा काम जमा हो गया है। आखिरी मौक्किल के जाने के बाद मीर मेरे कमरे में आता है। खाना यहीं लगा दूं? वो पूछता है। उसे पता है इन हालात में जब मैं इन्हेमाक के साथ कागजात का मुताला कर रहा होता हूँ, उसे क्या करना चाहिए। मैं इस बात में सर हिलाता हूँ और पेंसिल सामने कागजात के ढेर पर फेंक कर सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर एक गहरी सांस लेता हूँ। तुमने मेरे कमरे में मच्छर मार दवा का छिड़काव कर दिया। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो वापस जाते जाते दरवाजे पर रुक गया है। मैंने मच्छरदानी लटका दी है। दवा छिड़क दो। मीर के बावर्ची खाने की तरफ चले जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मीर पिछले 7 बरसों से इस घर का मुलाजिम है, मगर वो कोई आम मुलाजिम नहीं है। वो कभी दोहरे कत्ल का मुलजिम रह चुका था, जिसका मुकदमा मैंने लड़ा था। मेरे दादा की मौत को 2 साल हो गए थे और मैं मुकदमों की दुनिया में मसरूफ रहकर उनके खला को पुर करने की कोशिश कर रहा था, जब उसके कुछ दोस्त मीर का मुकदमा लेकर मेरे पास आए। ये शहर के पढ़े लिखे नौजवान थे जो कभी मार्क्स के तसव्वुरात और माओ के शिद्दत पसंद इनकलाबी ख्यालात से शराबोर रहा करते थे, जिन्होंने नक्सलवाद की बुनियाद डाली थी। मगर अब उनका सारा कस बल निकल चुका था,
کیونکہ انہیں توڑنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بازار میں ڈرگز اور فحش کتابوں کا ایک سیلاب پیدا کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کلکتہ میں کالج اسٹریٹ میں ایسے درجنوں پبلشر ککر متوں کی طرح اگ آئے تھے جو کھلے عام مباشرت کی تصویروں والی فحش کتابیں، جن میں انسیسٹ پر کہانیاں بھری ہوتی، شائع کر کے بازاروں میں چھوڑ رہے ہوتے۔ مگر پھر دھیرے دھیرے ریاست کا سیاسی ماحول بدل تو گیا، اقتدار میں انقلابی خیالات کے لوگ آ گئے، مگر نئی بوتل میں پرانی شراب کی طرح اب وہ بجائے خود اقتدار کے نشے میں آ چکے تھے، اور گرچہ ان کی تقریروں اور نعروں میں اب بھی دبے کچلے عوام کا ذکر ہوا کرتا، مگر انہوں نے بھی اقتدار سے چپکے رہنے کے سارے ہتھ کنڈے سیکھ لیے تھے۔ تو کالج اور یونیورسٹی کے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دنیا کو بدلنے کے خواب کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے تھے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تمام قلعوں کو مسمار ہوتے دیکھتے رہے۔ وہ دھیرے دھیرے نہ صرف معاشرے کی چبھتی سچائیوں سے دور ہوتے چلے گئے، ان کے پاس اپنے کریئر کی تعمیر کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد باقی نہ بچا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے کئی لڑکے اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہو گئے۔ دوسری طرف زیادہ تر نکسلی یا تو نقلی انکاؤنٹر میں مارے جا چکے تھے، یا جیل میں بند تھے، یا گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ باقی نوجوان جن پر الزامات اتنے سنگین نہ تھے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ بغیر پتوار کی کشتیوں کی طرح وقت کے سمندر میں ڈول رہے تھے۔ میر ایسی ہی ایک بغیر پتوار کی کشتی تھا، ملک کے ان لاکھوں پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ایک جو بیکاری کی چکی پر پس رہے تھے۔ وہ مقامی پوسٹ ماسٹر کا بڑا لڑکا تھا، اس نے بھی نکسل تحریک میں شریک ہو کر جیل کی ہوا کھائی تھی، مگر اب اس پر سے سارے الزامات ہٹا لیے گئے تھے، اور اسے امید کی جا رہی تھی کہ وہ نام نہاد انقلاب پسند سرکار کے ایک کل پرزے کے طور پر کام کرے۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس کی زندگی اتنی بری بھی نہیں گزر رہی تھی۔ اس کے دوست اسے پسند کرتے تھے، ان کی صحبت میں وہ ایک پیٹرول پمپ میں اڈا دیا کرتا، جہاں وہ لوگ پیسے کی قلت کے سبب نشہ لانے کے لیے کف سیرپ کی بوتلیں خالی کیا کرتے۔ آخرکار اس کے باپ نے تنگ آ کر اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر ڈالی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اس پر گرہستی کا بوجھ پڑ جائے تو وہ نہ صرف ان بری صحبتوں سے نکل آئے گا بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ مگر سال پر سال گزرتے گئے، اس کے ایک بچہ ہو گیا، مگر اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ ان دنوں نوکریوں کا بڑا کال تھا۔ دوسری طرف اس کے اندر مقابلے میں بیٹھ کر نوکری پانے کی صلاحیت نہیں تھی، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ موڈ نہ تھا۔ وہ ایک انتہائی کم گو اور شریف نوجوان تھا جو اپنے باپ کے روز روز کے تانوں کو چپ چاپ سہ لیا کرتا، اور بھوکے رہنے کے عمل کو اس نے ایک فن کا درجہ دے ڈالا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ اپنے دوستوں میں بہت مقبول تھا، اس کے دوست دن بدن کم ہوتے چلے گئے۔ آخر انہیں زندگی کے سفر پر آگے جانا تھا۔ پھر ایک رات اس نے باورچی خانے سے گوشت کاٹنے والی چھری نکالی اور اپنی بیوی اور بچے کو مار ڈالا۔ اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، مگر اس میں ناکام رہا۔ اس کے سینے پر گہرا زخم آیا تھا، مگر وہ زندہ بچ گیا۔ اس کا وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 2 سال قبل میرے باپ کی اسپتال میں کوما کی حالت میں موت ہو گئی تھی، جس کے 1 ماہ بعد میرے دادا دنیا سے گزر گئے تھے۔ ان دونوں کی موت کے صدموں سے باہر آئے مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یہ میرے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ مقدمہ تھا، کیونکہ یہ کوئی عام مقدمہ نہ تھا۔ میں نے اس کی ضمانت کی کوئی کوشش نہیں کی، یہ اس کے دوستوں کی ہی رائے تھی۔ وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، اس حالت میں اسے باہر لانا دانش مندی کا کام نہ تھا۔ بعد میں جب بھی اس سے ملنے جیل گیا، مجھے ایسا لگا جیسے اسے اس مقدمے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے اندر جھانکنے پر آدمی خود کو ایک تاریک کائنات کے اندر پاتا، مگر کچھ ایسے لمحے بھی آتے جب مجھے اس کی آنکھوں کے اندر ایک عجیب روشنی دکھائی دیتی جو میری سمجھ سے باہر کی چیز تھی۔ جب مقدمہ چلا تو مجھے اس کے باپ کو 1-2 بار دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ صوم و صلات کا پابند ادھیڑ عمر کا ایک کمگو آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پبلک پروسیکیوٹر کو اچھی طرح سے مقدمہ لڑنے کے لیے الگ سے پیسہ دیا تھا، بلکہ اسے مدد دینے کے لیے شہر کے ایک مشہور وکیل کی خدمت بھی حاصل کی تھی۔ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر میر بری ہو گیا تو باہر آ کر اسے مار ڈالے گا۔ میں ضلع کے سیشن کورٹ میں کچھ بھی نہ کر پایا اور اسے 8 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کے بچے کھچے دوستوں نے ایک بار پھر پیسوں کا انتظام کیا۔ میں نے ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل کی مدد سے، جن سے ہمارا پرانا ناتا تھا، اپیل دائر کی۔ وہ اس کی صرف 1 سال کی سزا کم کروا پائے۔
वो एक बहुत ही सीनियर वकील थे। उन्होंने मुझे मलामत की कि जिन हालात में मीर ने कत्ल का इर्तिकाब किया था उससे उसकी जहनी हालत का पता चलता था और इससे फायदा उठाकर निचली अदालत में उसकी सजा कम करवाई जा सकती थी। मगर मैं सिर्फ गवाहों के इर्द गिर्द घूमता रह गया, जबकि मुझे चाहिए था कि मुल्जिम की किसी माहिर नफ्सियात से जांच करने का मामला अदालत के सामने उठाता या कम से कम प्रोसिक्यूटर के जरिए इस अम्र को नजरअंदाज करने को अपनी बहस का हिस्सा बनाता। मुल्जिम की एक तारीख मुरतब की जा सकती थी, उसके चेहरे मोहरे के तासुरात से, उसके जिंदगी गुजारने के तरीके से, मौके वारदात के वक्त कमरे में रखे या बिखरे पड़े सामानों से, उसे गुफ्तगू के जरिए और उन तमाम लोगों का इंटरव्यू लेकर जिनके साथ वो उठा बैठा करता था। अदालत की निगरानी में एक प्रोफाइल तैयार किया जा सकता था जो वकील सफाई होने की हैसियत से मेरे लिए एक कारगर हथियार साबित होता, क्योंकि इस अमल के इर्तिकाब से ये बिल्कुल आया था कि ये दोहरा कत्ल एक वक्ती बावलेपन का नतीजा था। शायद मैं उन दिनों इतना पक्का वकील न था कि एक मुकदमे को उसकी पूरी जुजियात के साथ उसके पूरे इंसानी तनाजुर में लाकर देख सकूं। मुकदमों के अपने हथकंडे होते हैं। अक्सर आप चैम्बर में बैठकर जो लाहे अमल तैयार करते हैं, अदालत की कार्रवाई के दौरान वो पूरे का पूरा बदल जाता है और सामने आने वाली कराइनी और ऐनी शहादतों की रोशनी में आपको फौरी तौर पर अपना नया लाहे अमल तैयार करना और उस पर अमल करना पड़ता है। बल्कि कभी कभार तो यह अमल इतना तेज होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कहाँ गलती की है और कहां पर अपनी लाइल्मी में तीर को निशाने पर बिल्कुल सही जगह पर मारा है, जिसका सहरा आपके सर नहीं जाता, मगर लोग आपकी पीठ ठोकने पर मजबूर होते हैं। तो मीर जेल चला गया और लोग उसे भूल गए, मगर मेरे लिए वो कोई मामूली मुकदमा न था। उससे जिले के अंदर मेरा नाम गूंज गया और फौजदारी मामलात में मेरी प्रैक्टिस चल निकली। मैं काम में इतना मसरूफ रहने लगा कि दूसरी चीजों के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं थी। सालों साल गुजरते चले गए, मैं पूरी तरह उसे फरामोश कर चुका था, जब अचानक एक दिन मैंने मीर को अपने चैम्बर के दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके बड़े बड़े घने बाल आधे पक चुके थे, उसके चेहरे पर जेल की मशक्कत भरी जिंदगी के आसार नुमाया थे। काकू को उसे पहचानने में थोड़ी देर लगी, मगर उसे पहचानते ही उन्होंने फौरन थाना फोन लगा दिया, जहां से पुलिस फौरी तौर पर अपनी जीप दौड़ाते हुए आ पहुंची। मैंने मीर को पुलिस से बचाया। उसकी आंखों में अभी वही वहशत और एक अजीब सी रोशनी थी जो मैं मुकदमे के दौरान देखता आया था, जो मेरे लिए आज भी हैरान कुन थी। मेरे लिए उस वहशत को समझना मुमकिन था, मगर उस रोशनी की तह तक जाना भी जरूरी था। हो सकता है वो मेरा ममनून हो, क्योंकि मुकदमा लड़ते वक्त मैंने पैसे की कोई परवाह नहीं की थी। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि एक तरह से मुकदमा बगैर पैसे के ही लड़ा था, लेकिन शायद इसकी और कोई वजह रही हो। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ये दरिया दिली मेरे खून में नहीं है। मेरे दादा और अब्बा दोनों पेशावर वकील रह चुके थे, जिन्होंने जाने कितने लोगों की जमीन जायदाद मुकदमों के मुआवजे के तौर पर अपने नाम करवा ली थी। काकू के सख्त एहतजाज के बावजूद मीर मेरे घर में रहने लगा। वो बहुत कम बातें किया करता, दिन दिन भर बाग में मसरूफ रहता और अक्सर रात की तन्हाई में अपने बच्चे को याद करके रोया करता। ये उन्हीं दिनों की बात है कि वो झबरा को कहीं से उठा लाया। उसने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की और उसके गले पर पट्टा डाल दिया। धीरे धीरे उसने सारे घर का काम संभाल लिया और अब यह घर ही उसकी दुनिया बन गया। आज मैं मीर का इतना आदी हो चुका हूँ कि उसके बगैर खुद को सोच ही नहीं सकता। उसके सिलसिले में आज भी काकू के शुभात अपनी जगह कायम है और वो दुज़दीदा नजरों से मीर की तरफ ताकते रहते हैं। शायद अब भी वो ये सोचा करते हों कि एक दिन वो आएंगे तो उन्हें मेरा नरखरा चाक मिलेगा, मगर अब उनकी राय कुछ कुछ बदलने लगी है। मीर कई बार काकू के घर जा चुका है। मैंने सुना है वो उनके बेटे को गिटार पर टिप्स दिया करता है। मीर के बारे में सोचते हुए मैं बाहर बरामदे पर निकल आया हूँ। हमारा बैरूनी बरामदा काफी लंबा है, जिसका रुख बाग की तरफ है। इस वक्त उसकी पुष्ट की दीवार से निकले हुए तीनों लैंप ब्रैकेट में से एक का बल्ब जल रहा है, जिसकी रोशनी में छत से चिपकी हुई छिपकली बिल्कुल प्लास्टिक की नजर आ रही है। जानी इस वक्त जेल के अंदर क्या कर रहा होगा? लड़की अपनी माँ के साथ लिपट कर सो चुकी होगी। आयशा, वो इस वक्त क्या कर रही होगी? मैंने उसे कभी शब ख्वाबी के लिबास में नहीं देखा था, मगर मुझे मालूम है वो 3 बच्चों की माँ उन आखिरी कपड़ों में ज्यादा उम्र दराज नजर आती होगी। उसके निप्पल ढल चुके होंगे। जाने क्यों बचपन से मैं इन पुख्ता उम्र की औरतों को ही सोच पाता हूँ
और इनसे मेरी शहवानी ख्वाहिशात को तहरीक मिलती है। दूसरे दिन मैं अदालत नहीं जाता। मुझे रात ठीक से नींद नहीं आई थी। आज मैं तमाम मुकदमों की तारीख लेने काकू को अदालत भेज देता हूँ। अपना फैसला सुनाने के लिए इज्जत मुआब जज ने 1 हफ्ते का वक्त लिया है। दोपहर की तरफ मुझे झपकी आ जाती है और मैं अपनी मेज पर बैठे बैठे सो जाता हूँ। नींद से जागकर मेरा दिल घर पर नहीं लगता। हल्का सा लंच लेकर मैं दरिया की तरफ निकल जाता हूँ। सूरज डूब चुका है, मगर दिन की रोशनी अभी बहुत देर तक कायम रहने वाली है। ये पलाश के सुर्ख फूलों का मौसम है जिन पर सरमा की धूल जमने लगी है। मुर्दाब से निकले हुए सरकंडों पर कटोरे की शक्ल के फूल खिलने लगे हैं, जो दूसरे पौधों या बेलों के हैं, जो इन सरकंडों का सहारा लेकर ऊपर तक आ गए हैं। बहुत दूर शुमाल की तरफ दरिया के किनारे ऊंचे नीचे टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जहां लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। मैं भी वहां जा चुका हूँ। पिकनिक मनाने का मौसम अपने शबाब पर है। वहां ढलानों में कई जगह काफी घने जंगल हैं, जो फैलते हुए दरिया के किनारे की चट्टानों तक चले गए हैं। पहाड़ और दरिया के बीच के मैदानों में ज्यादातर यूकेलिप्टस के दरख्त हैं, जो महकमा जंगलात के लगाए हुए हैं, जो लगाते ही उगाते हैं और अपनी पूरी जसामत तक पहुंचते ही काट लिए जाते हैं। पिकनिक मनाने वाले इन्हीं मैदानों में अपने पड़ाव डालते हैं। इस जगह चंद साल पलाश और दूसरी तरह के पेड़ भी हैं, जो खुद रौ हैं और मकामी लोगों के सबब दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। साए सिर्फ उन्हीं पेड़ों के नीचे बचे हैं जिनमें लोग धूप से पनाह लेते हैं और छुरी से उनके तनों पर अपना और अपनी महबूबा या दोस्त के नाम गोदना अपना फर्ज समझते हैं। मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ ये नाम छाल पर मस्क होते चले जाते हैं। कुल मिलाकर इर्द गिर्द के ज्यादातर मैदानी इलाके बंजर हैं, जिन पर संगलाख चट्टानों की हुक्मरानी है। मैं एक जगह रुककर वहां की खामोशी का लुत्फ उठा रहा हूँ। ये एक अजीब तरह की खामोशी है, जिसे कभी कभार कोई परिंदा चहक कर तोड़ डालता है। शायद इस खामोशी की अपनी कोई कहानी हो, जिसे चिड़िया सुनना चाहती हो। मुझे अपने बचपन के दोस्त याद आ रहे हैं, जिनसे अब मेरी मुलाकात नहीं होती, मगर अभी मैं ठीक से उनके नाम याद भी नहीं कर पाता कि मुझे कुछ लोगों के चिल्लाने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जहां पर खस्ताहाल झोपड़ियों का सिलसिला दरिया के करीब आकर खत्म हो गया है, वहां कूड़े के एक ढेर के पास चबूतरे पर कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे हैं। हर आने जाने वाले आदमी को छेड़ना इनकी फितरत है। मैं इन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये इतनी देर तक वहां बैठकर जुआ खेलते रहते हैं कि अंधेरा छा जाता है। वो खुद अंधेरे में डूब जाते हैं, मगर उन्हें ताश के पत्ते नजर आते रहते हैं। मैं लौटने का इरादा कर रहा हूँ कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और मैं मुड़कर देखता हूँ। एक लांबा शख्स खड़ा मुझे घूर रहा है। सच कहा जाए तो उसकी तेज आंखें न होती तो मैं उसे देख भी न पाता। ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे के खुतूत उन आंखों के गिर्द बने हुए हों। अचानक मैं उसे पहचान जाता हूँ। हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। मैं कहता हूँ, शायद आपकी कोई पालतू बिल्ली थी जो खो गई थी। पायल मर चुकी है। सब इंस्पेक्टर की मफ्तू आवाज आती है। फिर भी मुझे खुशी है कि तुम्हें पायल याद है। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता हूँ। वो उसे थाम कर छोड़ देता है। अब उसकी आंखें दरिया पर भटक रही हैं, जिसमें जगह जगह रोशनियां चमकने लगी हैं। आपने कहा पायल मर चुकी है। क्या वाकई? यहाँ अजीब तरह का अंधेरा है। क्यों ना हम रोशनी में बैठकर बातें करें। मुझे पायल के सिलसिले में तजस्सुस है। पायल मर चुकी है, वो अपनी बात दोहराता है। मेरा घर करीब है, हम वहां बैठ सकते हैं। अंधेरा होने के बाद ये जगह महफूज नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे आपका घर जाना अच्छा लगेगा। हम खस्ताहाल झोपड़ियों के दरमियान तंग रास्ते पर चल पड़ते हैं। जल्द पुख्ता मकानों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हम एक 2 मंजिला मकान के सामने आ खड़े होते हैं। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल तंग होकर गली नुमा हो गया है, जहाँ एक स्ट्रीट लैंप की धुंधली रोशनी हर तरफ साए फैला रही है। सब इंस्पेक्टर अपनी शर्ट की पॉकेट से चाबी का गुच्छा निकालकर एक लकड़ी का दरवाजा खोलता है, जिस पर लगी नेम प्लेट शायद हाल ही में उखाड़ दी गई थी और अब उसकी जगह एक मुस्ततील खाना रह गया है। अंदर दाखिल होकर वो स्विच दबा देते हैं और एक बल्ब जल उठता है। यह एक बड़ा सा कमरा है, जिसका निस्फ हिस्सा एक दीवान ने ढक रखा है, जिस पर रखे तकिए और चादरों से पता चल रहा है कि ये ज्यादातर बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल में आता होगा। दीवान के सामने 2 लकड़ी की कुर्सियां पड़ी हैं। एक लोहे की बड़ी अलमारी दीवार से लगी खड़ी है, जिसकी छत पर किताबें तरतीब से रखी धूल खा रही हैं।
कोने में खिड़की से लगी एक मेज पर दुनिया जहान की दवाओं की भीड़ में पानी का एक जग अपनी टोटी का सवालिया निशान उठाए खड़ा है। उसके बराबर प्लास्टिक की एक बोतल और कांच के चंद गिलास पड़े हैं। एक फ्रेम में पायल की फूलदान वाली तस्वीर नजर आ रही है। मैंने ये मकान खरीद लिया है। पहले मुझे अपने कमरे में पीछे की गली से आना पड़ता था, मगर अब जैसा कि तुम देख रहे हो मैं सामने से आ सकता हूँ। सब इंस्पेक्टर मुझे बताता है। खुदा का शुक्र है कि आखिरकार सही लोग मिल गए। वैसे देखा जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, मगर थोड़ी सी कुशादगी और आजादी का एहसास तो जरूर हुआ है, क्योंकि पहले मैं एक कमरे में किराएदार के तौर पर रहा करता था, मगर अब मेरे पास 2 कमरे हैं। सारा बरामदा और पूरे का पूरा बावर्ची खाना मेरी तहवील में है। यही नहीं, मुझे दूसरों के कमरों के सामने से गुजर कर अपने कमरे तक आना नहीं पड़ता। अब जैसा कि तुमने देखा, मैं सीधे सड़क से अपने घर के अंदर आ सकता हूँ। वैसे बाकी सारे कमरे अब भी दूसरे किराएदारों के कब्जे में हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो मेरी जिंदगी में तो उन्हें छोड़ने से रहे। हाँ, ये बहुत पुराने किराएदार हैं जिन्हें आप कानूनी तौर पर कभी निकाल नहीं सकते। मैं मुस्कुराकर एक वकील की हैसियत से तस्दीक करता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। पहली बार मैं उसके होठों पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ, और मुझे इसका अफसोस नहीं है। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, और फिर यह भी है कि मैं भी तो ऐसा ही एक किराएदार था। ये बात दूसरे किराएदारों की समझ में नहीं आती। जब से मैंने ये मकान खरीदा है, वो खामखा खौफ में मुब्तला हैं। वो समझते हैं कि मैं पुलिस का रसूख इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करने वाला हूँ, बल्कि उन्हें हैरत है कि अब तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर तुम पुलिस की नौकरी में होते हो तो तुम्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के जहनों में तुम्हारी एक खास तस्वीर होती है जो अच्छी नहीं कही जा सकती। गरचे लोग तुम्हारे सामने इसका इजहार नहीं करते, मगर ये सब जाने दो। मैं तुम्हें अपना दूसरा कमरा दिखाना चाहता हूँ। वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है और टटोल कर एक स्विच दबा देता है। कमरे में एक काफी तेज बल्ब जल उठा है। ये एक अजीब कमरा है जिसमें तार के बड़े बड़े पिंजरे दीवारों से लगाकर ऊपर तले रखे गए हैं, और हर पिंजरे में एक बिल्ली बैठी मुतवाहिश नजरों से हमारी तरफ ताक रही है। अगर मैंने सही तौर पर गिना हो तो पिंजरों में कम से कम 12 बिल्लियां होंगी। कमरे को देखकर लग रहा था उसकी सफाई बराबर की जाती होगी, मगर फिर भी उससे एक हल्की सी बदबू आ तो रही है। मैं जिंदगी में पहली बार बिल्लियों को पिंजरों के अंदर देख रहा हूँ। आमतौर पर हम लोग परिंदों को या खरगोशों या फिर विलायती चूहों को इस तरह देखने के आदी होते हैं। ये इनकी हिफाजत के लिए है। वो एक बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकालकर उसके बदन को सहलाते हुए कहता है। मैंने एक बार एक पिंजरे में 2 बिल्लियों को रखने की कोशिश की थी, मगर वो बात बात पर आपस में लड़ पड़ती थी। मजबूरन मुझे उनको अलग करना पड़ा। बूढ़ा मुस्कुराता है और बिल्ली को वापस पिंजरे में डालकर बल्ब बुझा देता है। हम पहले कमरे में लौट आते हैं। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? वो कहता है। बाहर निकलते वक्त मैंने चाय तैयार की थी। मैं उसे गर्म करके लाता हूँ। यकीन करो, मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। सिर्फ दूध मिलाने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि चाय मुझे चाय की तरह ही पीना पसंद है। इससे चाय देर तक खराब नहीं होती। चाय मेरी पुरानी कमजोरी है। मैं एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूँ। मैं किसी भी तरह की चाय पी लेता हूँ। इस सिलसिले में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। और जबकि वो चाय गर्म करने अंदरूनी बरामदे की तरफ बावर्ची खाने में चला जाता है, तो उसने बरामदे का बल्ब जला दिया है, जिससे बिजली की रोशनी पुख्ता आंगन तक फैल गई है, जहाँ कई पौधे दीवार से लगे हुए गुमसुम खड़े हैं। ये एक अजीब घर है जहाँ पर हर जगह बल्ब लगे हुए हैं। कहीं पर कोई मरकरी लाइट नहीं है, और एक कमरा तो खास तौर पर बिल्लियों के लिए है, जहां वो पिंजरों में बंद जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शायद किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम जहां रहते हैं वो घर धीरे धीरे हमारी तरह हो जाता है। जाने इन बिल्लियों को किस मकसद से इस तरह कैद करके रखा गया होगा। इनकी हिफाजत की बात तो एक बहाना है। शायद मेरे बूढ़े दोस्त के लिए अब यही एक मसरूफियत बाकी बची है कि वो इन बिल्लियों के साथ एक नया खेल शुरू करे। ये तो जाहिर है कि उसे बिल्लियों से प्यार है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनकी आजादी छीन लें। मकान मालिक ट्रे पर 2 कप के साथ नमूदार होता है जिनसे धुआं उठ रहा है। शायद तुम मेरी कैद बिल्लियों के बारे में सोच रहे हो। वो ट्रे मेज पर रखकर कहता है। मुझे तन्हाई की जिंदगी पसंद है जिसमें ये बिल्लियां मुखिल नहीं होती। वो 1 कप ट्रे से उठाकर मेरी तरफ बढ़ा देता है। मैं चाय का एक घूंट लेता हूँ। चाय वाकई लजीज है। उसने मेरे ख्यालात पढ़ लिए हैं। मुझे हैरत नहीं होती, आखिर वो पुलिस के मुहकमे में रह चुका था।
तुम चाय के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराकर अपनी चाय की प्याली उठा लेता है। वैसे बहुत दिनों बाद मेरे घर पर कोई आदमी आया है। मेरे ऑफिस के बचे खुचे साथी अब घर से बाहर नहीं निकलते। शुक्रिया। मैं चाय की प्याली सामने की खाली कुर्सी पर रखकर उसकी तरफ देखता हूँ। आप वाकई अच्छी चाय बना लेते हैं। मैं इसे धीरे धीरे पीना चाहूंगा। ये सब पत्तियों का कमाल है। वो मुस्कुराता है। उसने अपनी प्याली से एक चुस्की ली है। मुझे चाय की पत्तियों की अच्छी खासी जानकारी है। एक तरह से कहा जाए तो मैंने उन पर रिसर्च किया है। हर वो इंसान जो तन्हा जिंदगी गुजारने का आदी हो, इस तरह की एक दो चीजें सीख लेता है। मगर तुम पहले इंसान हो जिसने ये बात कही है। ज्यादातर लोगों को मेरी चाय पसंद नहीं आती क्योंकि वो चाय नहीं पहचानते। मैं हंसता हूँ। ज्यादातर लोग मेरी तरह चाय के नाम पर दूध पीने के आदी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। या फिर यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि ज्यादातर लोग बिल्लियों की तरह दूध के शौकीन होते हैं। वो दूसरे कमरे की तरफ देखता है। मुझे बिल्लियों को पिंजरों के अंदर रखने का अफसोस है, मगर पायल के वाकये के बाद मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि बिल्लियों को रखने का ये सही तरीका नहीं है और ये किसी हद तक गैर इंसानी भी है, मगर यकीन करो मैं इनका खास ख्याल रखता हूँ। इनका पेट हमेशा भरा रहता है और मैं इन्हें डॉक्टरों के पास भी ले जाता हूँ। बल्कि कभी कभार इफ्तिखार इनके लिए चूहे भी पकड़ कर लाता है, जिसके लिए वो एक चूहे दान का इस्तेमाल करता है। मैंने नर और मादा को अलग रखा हुआ है, मगर जोड़े की शक्ल में उन्हें आजाद भी छोड़ देता हूँ ताकि वो अपनी जिबिल्ली ख्वाहिशात पूरी कर सकें। मैंने शायद अभी इफ्तिखार का नाम लिया था। वो मोहल्ले का एक गरीब बच्चा है जो इस काम में मेरी मदद करता है। तुम समझ सकते हो, मेरी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इन बिल्लियों पर खर्च होता है, मगर मुझे इसका अफसोस नहीं है। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप रहकर चाय की चुस्कियां भरते हैं। मैं प्याली ट्रे पर रखकर उसकी तरफ देखता हूँ। आप पायल के बारे में कुछ बता रहे थे। पायल मर चुकी है। वो अपनी प्याली थामे एक टक सामने दीवार की तरफ देख रहा है जिस पर मेरे सर का साया पड़ रहा है। लेकिन ये एक लंबी कहानी है। मैं नहीं जानता इसमें तुम्हें कहाँ तक दिलचस्पी होगी। मैं सुनना चाहूंगा। मैं अपनी प्याली दोबारा उठा लेता हूँ। उसमें अब भी थोड़ी सी चाय बची हुई है। क्या वो मरने से पहले वाकई आपके पास लौट आई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी खाली प्याली ट्रे पर रख देता है। दरअसल उसकी मौत एक रकाबत का नतीजा थी जो मुझे बिल्कुल आखिर में जाकर पता चला। मगर मुझे लगता है मुझे पायल की कहानी शुरू से आखिर तक सुनानी चाहिए, वरना तुम मुझे गलत समझ लोगे। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है? मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया था। तुम एक बड़े वकील बन चुके हो। लोग तुम्हारा नाम एहतराम से लेते हैं। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। हाँ, मुझे अपने पेशे में बड़ा वक्त देना पड़ता है, मगर उस पेशे से बाहर भी मेरी एक जिंदगी है जिसमें मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैं खाली प्याली ट्रे पर रख देता हूँ और मैं इतना मशहूर भी नहीं हूँ। फौजदारी मामलात में मेरे ज्यादातर मौक्किलों को सजा हो जाती है। इन चीजों से तुम अपनी कामयाबी और नाकामयाबी को नाप नहीं सकते। वो कहता है, शोहरत किसी के पास बिला वजह नहीं आती, और अगर आ भी जाती है तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। उसे संभाल कर रखना पड़ता है, जिसके लिए काफी मेहनत और वक्त की जरूरत पड़ती है। मगर तुम्हारा मामला दूसरा है। सच कहा जाए तो मैंने कई बार तुम्हारे चैम्बर में जाने के बारे में सोचा, बल्कि मैं कई बार चीनी कोठी के नाले तक चला गया था। फिर मुझे लगा कि शायद इसके लिए ये नदी का किनारा ही ठीक रहेगा, और तुम मुझे मिल गए। बिल्कुल। मैं सर हिलाता हूँ। हर चीज की एक खास जगह होती है। सच कहा जाए तो आप मेरे चैम्बर आए होते तो मुझे अच्छा न लगता। तो आप पायल के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, पायल। वो कहता है, मैं ये वाकया पायल की पहली गुमशुदगी और उसकी पहली वापसी से शुरू करना चाहूंगा, और चूंकि तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे वाकये को हूबहू जैसा कि मैंने देखा और महसूस किया है तुम्हारे सामने पेश कर दूं। तुम्हें याद होगा कि पहली मुलाकात पर मैंने तुम्हें पायल की वापसी के बारे में बताया था। पायल की वापसी से शायद ही किसी को इतनी खुशी हो सकती थी जितनी कि मुझे हुई थी। 3 दिन पहले जब मैं अपनी पतलून के पांचों को घुटनों तक उठाए हुए थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए चीनी कोठी के नाले को फलांग रहा था, तो मेरी तकलीद करते हुए पायल बह निकली थी। दरअसल पायल थी ही इतनी छोटी कि सर्दी के दिनों में जब मैं उसे अपनी वर्दी की जेब में डाल लेता तो वो उससे सर बाहर निकालकर फख्र से चारों तरफ ताकती रहती। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये वर्दी मेरे उस दौर की निशानी थी जब मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर था, और गर्चे अब पुलिस के ओहदे के सारे तमतराक जा चुके थे, फिर भी जाने मुझ पर उसे इतना गुरूर क्यों था।
और इसके बावजूद जाने क्यों एक बार उसने मेरी उंगली चबाने की नाकाम कोशिश की थी। हालांकि मैंने कभी उसे उसके आवारागर्द साथियों से घुलने मिलने का मौका नहीं दिया। मगर शायद तुमने ठीक कहा था, इंसान बिल्ली की फितरत से वाकिफ नहीं हो सकता, तब तो और भी नहीं अगर वो उसका आदी हो चुका हो। मगर इस बार उसे देखकर न सिर्फ ये कि मुझे हैरत हुई, बल्कि मेरी खुद एतमादी को भी जबरदस्त धक्का पहुंचा। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझे देखते ही मेरे दीवान पर चढ़ जाती और उसके मखसूस कोने पर बैठकर अपने दोनों पंजों की मदद से किसी ख्याली चूहे को काबू में लाने के तरीके पर गौर करने लगती, जैसा कि उसकी आदत थी। मगर हुआ ये कि वो अपनी जगह से एक कदम आगे न बढ़ी। उसने सिर्फ इतना किया कि सर को दोनों पंजों के दरमियान फर्श पर रख लिया और मेरी तरफ पुरस्रार आंखों से ताकने लगी, यहां तक कि अपनी कुर्सी को पीछे ढकेल कर मैं उसके करीब पहुंचा और अपनी छड़ी की नोक उसके नथनों में चुभो दी। आह, बेचारी पायल, कितनी तब्दीली आ गई थी उसमें। उसके बाल कितने मुलायम हो गए थे, किस बुरी तरह चमक उठे थे, जैसे किसी ने बुरश की मदद से उस पर काफी मेहनत की हो। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, 2 कदम आगे बढ़ाई और मेरे उल्टे पांव के जूते पर अपना दाहिना पंजा रखकर जैसे अपने फर्ज से निजात हासिल कर रही हो, फिर पहली हालत में लौट गई। मैंने अपना खुद गरज हरबा इस्तेमाल किया और उसके मखसूस कटोरे में दूध डालकर उसके सामने रख दिया। उसने कटोरे के अंदर एक नजर डाली और दूध में नाक डुबो कर पीने लगी। वो कटोरा खाली न कर सकी। इसका मतलब था उसका पेट भरा हुआ था। ये गोया दूसरा सदमा था जिसके लिए मैं तैयार न था। किसने उसका पेट भरा? उसने किसी दूसरे के हाथ से कुछ कबूल क्यों किया? अपनी जगह पर जाओ पायल, मैंने उसका कान ऐंठते हुए कहा, और एक साये की तरह बिल्कुल बेआवाज कदमों से चलती हुई वो फर्श से गुजरकर कोने की तरफ चली गई। कोना तारीक पड़ा था और मेज पर रखी अलार्म घड़ी टिक 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 करती हुई ये बतला रही थी कि हम अपनी कब्र के और कितने नजदीक पहुंच गए थे। बाहर दिन दम तोड़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पायल पहले की मानिंद फर्श पर सो गई हो। तभी वो उछलकर मेरे सामने आई और लैंप की रोशनी में दुम को मोड़ते हुए बेचैनी से बाहर ताकने लगी, जहां गली घुप तारीकी में डूबी हुई थी। खैरियत? मैंने किताब अपनी गोद पर रखते हुए कहा। उसके नोकीले कान ऊपर को उठे हुए थे, जैसे वो किसी इसरार की टोह ले रही हो। जमाई लेने के अंदाज में कभी कभी उसके दांत मसूड़ों तक नंगे हो जाते। थोड़ी देर तक वो फर्श को अपने पंजों से खुरचती रही, दुम से फर्श को झाड़ती रही। उसने एक हल्की सी म्याऊं की कोशिश भी की, मगर उसकी आवाज ने बीच में ही दम तोड़ दिया। वो मुड़कर दरवाजे तक गई। वापस लौटते लौटते खिड़की के नीचे रुककर उसकी सलाखों के बाहर फैली हुई तारीकी को घूरने लगी। उसने पलटकर आखिरी बार मेरी तरफ देखा और खिड़की के रास्ते तारीकी में गायब हो गई। तो जाहिर था उस पर किसी गैर हस्ती का साया पड़ चुका था। और ये वही वक्त था जब मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई। सच कहा जाए तो ये हमारी मुलाकात का असर था कि तुम्हारे ख्यालात की परछाई मेरी सोच पर भी पड़ने लगी थी। बल्कि अब मैं भी जान गया था कि हर बिल्ली की अपनी एक अंदरूनी जिंदगी होती है जिस तक किसी भी इंसान की रसाई नामुमकिन है। तुम उसकी नीली आंखों में झांकने की कोशिश करो, उनमें तुम्हें अपने लिए किसी भी किस्म के जज्बे का शायबा तक नजर नहीं आएगा। तुम उसे कोई अच्छा सा नाम दो, वो इसके लिए तुम्हारी कतई ममनून नहीं होगी। तुम उसके बाल बुरश से झाड़कर उसे काबिल कबूल बनाकर महफिल में पेश करते हो, मगर ओह, तुम उससे किसी तशक्कुर की उम्मीद नहीं रख सकते। चूहा? हम कितना गलत समझते हैं। वो चूहे का शिकार इसलिए नहीं करती कि हमें फायदा पहुंचाना चाहती है। दरअसल वो अपनी जिबिल्लत से मजबूर है। शायद इसीलिए सिर्फ 4 दिन की अदम मौजूदगी में उसका इस हद तक तब्दील हो जाना कोई नादिर वाकया न था। मैं जानता हूँ। दूसरे दिन जब वो दोपहर के वक्त वारिद हुई तो मैंने अगले दोनों पंजों से पकड़कर उसे अपने चेहरे के सामने लटकाते हुए कहा, तुम सिर्फ अपनी आदत से मजबूर होकर आती हो। दरअसल तुम्हारे पैर तुम्हें यहाँ खींच लाते हैं। क्यों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें सीधे रास्ते पर ले आऊंगा। समझी? नहीं समझी? बहुत जल्द समझ जाओगी। मैंने अपने हिस्से की ताज़ा खीर, जिसे मैं पंजाबी ढाबे से खरीद कर खास तौर पर उसके लिए लाया था, उसके सामने रख दी। उसने इत्मीनान से रकाबी खाली की और मामूल के मुताबिक चली गई। दूसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन भी, और चौथे दिन उसने खीर लेने से इनकार कर दिया। तो तुम भूख से मजबूर होकर नहीं आती हो, न ही खीर का लालच तुम्हें यहाँ खींच कर लाता है। क्यों? मैंने उसे मेज पर टेबल लैंप के सामने बिठाते हुए कहा, जहां उसकी तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी थी। मालिक के इशारे पर कैमरे के सामने खीस निकालकर मुस्कुराती हुई पायल,
लेकिन मोहतरमा, आप कहाँ रह रही हैं इन दिनों? कौन है वो लोग? देखना पड़ेगा। उस दिन मैंने इस खेल को खत्म करने का फैसला किया। सच कहा जाए तो उसे ढूंढ निकालने का ख्याल तुमने मेरे अंदर डाला था। मैंने तुम्हारी तलाश भी की ताकि तुम्हारी मदद ले सकूं, मगर तब तक तुम जाने किस दुनिया में गुम हो चुके थे। तो उसके दूसरे दिन मैं उसके ताक़ुब में तन्हा चल पड़ा, लेकिन यह ताक़ुब आसान न था। वो चश्म ज़दन में गायब हो जाती थी, इसलिए मुझे यह ताक़ुब कई किस्तों में तय करना पड़ा, बल्कि इसे पूरा होने में कई हफ्ते लग गए। अब इन किस्तों को तरतीबवार सजा कर देखें तो ये ताक़ुब कुछ इस तरह बनता है। वो मुझे गली से बाहर ले आती और गायब, सहराहे से मुड़कर दुकानों के सामने से गुजरती और गायब, मोहल्ले की मस्जिद के फाटक पर रुकती और गायब, घंटा घर के सामने से गुजरती और गायब, अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखती और गायब, अपने पंजे जमीन पर गाड़कर मुझे वापस भेजना चाहती और गायब, रेल की पटरियों को फलांगते हुए किसी जंगले के सुराख में घुस जाती या उसके पीछे दुबक कर बैठ जाती और गायब, वापस घर लौट जाने की अदाकारी करती और गायब। वो इसी तरह गायब होती रही, मगर मेरे कदम उसकी दुम से लगे रहे। मैं हमेशा उस जगह मौजूद मिलता जहां से वो आखिरी बार गायब होती। बिलाखिर एक दिन हम लोग शहर के निचले सिरे पर चले आए, जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है। वहां पर रेलवे लाइन के किनारे घास के एक औंधे मैदान के ऊपर खपरेल की छत वाले एक क्वार्टर के दरवाजे पर, जिसकी खिड़कियों से रोशनियां निकलकर फीतों की तरह फेंस पर लटक रही थी, फेंस के एक सुराख से अंदर कूदकर पायल दरवाजे पर झूलते पर्दे के नीचे गायब हो चुकी थी। पिंकी, एक बच्चे की मुसर्रत आमेज आवाज सुनाई दी। कहाँ चली गई थी मेरी पिंकी? मेरी अच्छी छोटी पिंकी, मेरी अच्छी छोटी नाटी मोटी भोली भाली पिंकी। कुछ देर तक मैं चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, फिर पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। आखिर मैं एक पुलिस वाला रह चुका था, जिसे कहीं भी दाखिल होने में कोई झिझक नहीं होती। ये निचले मुतवस्सित तबके के एक क्लर्क का कमरा था, जिसमें अजीब तरह की यासियत छाई हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बैजवी मेज पर तेल का एक लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और पेशानी नोकीली थी, उस दिन का अखबार देख रहा था। कोने में अलमारी और लिखने की मेज के दरमियान एक बूढ़ी औरत झुकी हुई अंगीठी में कोयले डाल रही थी, और पायल को गोद में लिए हुए एक 8 साला इंतहाई लागर लड़का दरवाजे के पीछे वाक़े लकड़ी के ट्रंक पर बैठा अपनी दरसी किताब के औराक पलट रहा था। वो इतना लागर था कि किसी पेंसिल की तरह दिखाई दे रहा था, मगर उसकी आंखें, मेरे खुदा, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। इतनी बड़ी बड़ी आंखें मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर मर्द ने अखबार पलटकर मेज पर रख दिया। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसकी ऐनक के शीशे चमक उठे थे, जिनके पस मंजर में उसके चेहरे के खुतूत तारीक पड़ गए थे। शुक्रिया, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपको बता दूं, मैं इस बिल्ली का मालिक हूँ। मैंने जेब से निस्वार की डिबिया निकालकर एक चुटकी नाक के अंदर रखी और अपनी सांस का तवाजुन दुरुस्त करते हुए एक बार फिर लड़के की तरफ देखा। मगर मैं पूछ सकता हूँ, आपने कहाँ से पायल को हासिल किया? मेरा मतलब इस बिल्ली से है। पायल? अच्छा, तो ये पिंकी का पहला नाम है। वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उफ, कितनी प्यारी बिल्ली है जो आप जैसी मुबारक हस्ती को हमारे घर ले आई। तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखिए ना। वो मेरे अल्स्टर के बेल्ट को एहतराम से छू रहा था, उससे कोई ख्याली पर झाड़ कर गिरा रहा था। आह, मैं इस तरह के कोट पहचान सकता हूँ। पुराने दिनों में पुलिस इसे पहना करती थी। अब तो पुलिस और एक आम आदमी में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। चाय पियेंगे आप? शायद आप बिला शक्कर की चाय लेंगे। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं सिर्फ पायल के लिए हाजिर हुआ हूँ। यूं भी मैं अपने घर के अलावा कहीं चाय नहीं पीता। वैसे आपने ठीक कहा, कभी मैं पुलिस के मोहकमे में था, मगर अब रिटायर्ड हो चुका हूँ और मुझे लोगों से घिरे रहना पसंद नहीं। मैं अपनी बिल्ली वापस चाहता हूँ, बस इसे मुझे वापस दे दीजिए प्लीज। शौक से जनाब। अब्बा, पिंकी को मैंने नाले से उठाया है, ये मेरी बिल्ली है। लड़के ने पायल को उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो नफरत अंगेज निगाहों से मेरी तरफ ताक रहा था। ठहरो तो आदिल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मालिक मकान ने सर मोड़ते हुए कहा। क्या आप भी तुम्हारी समझ में बात नहीं आई कि पिंकी सिर्फ अमानत के तौर पर तुम्हारे पास है? अब ये बात हम सब जानते हैं। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब हम लोग जंगलों से निकल आए हैं और एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें कानून का एहतराम करना चाहिए। उसने मेरी तरफ मुल्तजियाना नजरों से देखा। आदिल मेरी इकलौती औलाद है।
इसे जन्म देते वक्त इसकी माँ दुनिया से गुजर गई। वो हमारे बहुत ही बुरे दिन थे। वो कुछ दिन हुए अस्पताल से वापस आया है। उसे आए दिन अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके फेफड़े कमजोर हैं, मगर वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा कि अब इस तरह की बीमारियों के लिए सही दवाइयां आने लगी हैं। डॉक्टरों की हिदायत पर हम उसे सर्दी से बचा कर रखते हैं। यहाँ तक कि गर्मियों में भी हम कोशिश करते हैं कि वो ऊनी कपड़े पहने रहे। मैंने हमदर्दी का इजहार किया और फातिहाना अंदाज से पायल को उठाए हुए कमरे से बाहर निकलकर मैदान से होता हुआ शहर की तरफ चल पड़ा। मगर जाते जाते मैं मुड़ मुड़कर उन दोनों बड़ी बड़ी आंखों पर मुस्कुराता रहा जो खिड़की के पर्दे के किनारे से गुरसुनगी से झांक रही थीं। मैंने रास्ते में टॉफी खरीदकर पायल के मुंह में ठूसना चाहा। उसने अपनी ख्वाबीदा आंखों को खोल कर मेरी तरफ देखा, एक हल्की सी म्याऊं की और टॉफी चूसने में मसरूफ हो गई। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं पायल। घर पहुंचकर मैंने उसे उसके तारीक कोने में डालते हुए कहा जहां वो पल कर जवान हुई थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ। शायद तुम्हें इल्म नहीं, 50 साल बाद मैंने पहली बार किसी को अपने दिल के इस कदर करीब महसूस किया है। सो मत, मैं तुम्हारी खातिर करना चाहता हूँ। रात को बिस्तर पर जाते वक्त मैंने उसे अपने लिहाफ के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर तक वो अपनी सांसों की गर्मी मेरी पिंडलियों पर छोड़ती रही, फिर थूथनी बिस्तर पर डालकर गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो वो गायब थी। दूसरे दिन जब वो वारिद हुई तो किसी ने जलती सिगरेट से उसकी नाक झुलस दी थी। वापस जाओ पायल, मैंने उसकी नाक पर मरहम लगाते हुए कहा। मैं तुम्हें एक बार फिर उन लोगों से हासिल कर लूंगा। वो चली गई, मगर अब उसके पांव ठीक से नहीं पड़ रहे थे। वो हामिला हो चुकी थी। आपने इसका ठीक से ख्याल नहीं रखा है जनाब। उस दिन अंदर दाखिल होकर मैंने उलझे हुए बालों वाले आदमी से कहा, आपने इसे तबाह करने की ठान ली है। वो मां बनने वाली है। अरे नहीं, मेरे खुदा! वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा फरते मुसर्रत से तमतमा रहा था। फिर वादा कीजिए कि आप इसका एक बच्चा आदिल को देंगे। आदिल, इधर आओ। देखो तुमने पिंकी को कहाँ छुपाया है। पिंकी मर चुकी है अब्बा, लड़के ने करीब आते हुए कहा। उसकी आवाज में झील का सा सुकून था। आज सुबह उस पर से एक मालगाड़ी गुजर गई। आह मेरे खुदा! मैं चौंक कर पीछे हट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे अंदर टूट गई हो। मेरा ख्याल है ये अजीब है, बल्कि बल्कि बहुत भयानक है। एक तूफान मेरे अंदर बह रहा था जिसमें मुझे अल्फाज नहीं मिल पा रहे थे। क्या वाकई? मगर क्या ये मुमकिन है? आप ना भी यकीन करें तो भी पिंकी दूसरी दुनिया से तो आने से रही। लड़का तलखी से हंसा और ट्रंक पर वापस बैठ गया। इसमें कोई शक न था कि उसी ने पायल को चलती ट्रेन के नीचे डाल दिया होगा। बाहर शाम सर्द हो गई थी। मैदान से ऊपर शहर की तरफ जाते हुए यकायक मैंने पलट कर देखा। वो पर्दा उठाए दरवाजे की चौखट से लगा खड़ा था। हवा में उसके घने बाल लरज रहे थे। मुझे मुड़ते देखकर उसने पर्दा छोड़ दिया और फेंस का फाटक खोलकर मेरे करीब आकर रुक गया। दोनों हाथ नेकर की जेबों में महसूर, जूते घास के अंदर छुपे हुए, जुराबें पिंडलियों से चिमटी हुई, बंद होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट और बड़ी बड़ी आंखों में एक पुरस्कार हंसी। तुमने पायल को नहीं मारा है ना? देखो, क्या ये तुम थे या वो सिर्फ एक हादसा था? यकीनन वो एक हादसा था। यह और क्या हो सकता था? मैंने उदासी के साथ पूछा। तो क्या मैं पिंकी के लिए इतना भी नहीं कर सकता था? हाँ, गफलत तो हुई है मुझसे। शायद मैं पिंकी को ट्रेन के नीचे आने से रोक सकता था, मगर फिर मैंने सोचा इससे फायदा हो सकता है कि वो आपके पास जाना ही ना चाहती हो और गाड़ी के नीचे आने का फैसला उसी का हो। तो फिर जो कुछ हुआ क्या वो ठीक नहीं था? इसमें मैं कहाँ से आ गया? अब तो आप खुश हैं ना? क्या चाहिए आपको? आह, मैंने सर झुकाकर गोया अपने आप से कहा और ऊपर शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं जरा कुछ सोच रहा हूँ। मैं परेशान हूँ। तो ये है पायल की कहानी। मुझे इसका अंदाजा न था कि पायल का ये अंजाम होगा, खास तौर पर जब वो पहली बार हामिला हुई हो। सच कहा जाए तो मैं उस बच्चे की रकाबत को समझने से कासिर हूँ। क्या वाकई हम लोग एक खतरनाक दौर में आ चुके हैं जब बच्चे तक इतने संगीन फैसले लेने से नहीं चूकते? यकीन करो, उस दिन से मैं अपने शहर के बच्चों को बिल्कुल दूसरी नजरों से देखने लगा हूँ। शायद तुम मुझसे हम ख्याल नहीं होगे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां अंधेरा छा चुका था। खुद मेरा बचपन एक आम बचपन नहीं कहा जा सकता। यूं भी बच्चे मेरी समझ में नहीं आते, खास तौर पर आज के बच्चे। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरे सैयारे से लाए गए हों। फिर भी मुझे पायल की मौत का अफसोस है, और ये मौत अगर वाकई किसी रकाबत का नतीजा है
तो ये कुछ ज्यादा ही अफसोसनाक है। मेरा आखिरी जुमला खत्म होने से पहले दरवाजे पर एक दस्तक हुई थी। इफ्तिखार है, मेरे लिए रोटी लाने आया है, सब इंस्पेक्टर कहता है और उठकर दरवाजा खोल देता है। एक 11 बरस का लड़का डरते डरते अंदर दाखिल होता है। वो नेकर और शर्ट पहने हुए है और हवाई चप्पल के फीते ढीले होने के सबब उसके तलवे जमीन पर चट चट की आवाज पैदा कर रहे हैं। डरो मत इफ्तिखार, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम, लड़का हाथ पेशानी पर ले जाकर कहता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं जवाब देकर चुप रहता हूँ। वो ट्रे उठाकर बावर्ची खाने के अंदर चला जाता है, जहां से पानी के गिरने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अंदर आता है तो उसके हाथ से एक टिफिन कैरियर लटक रहा है, जिससे पानी के कतरे टपक रहे हैं। सब इंस्पेक्टर उसे 20 रुपए का एक नोट थमाता है। मैं सालन खुद बना लेता हूँ, मगर रोटी मुझे होटल से मंगानी पड़ती है। मैं इफ्तिखार की माँ को उस वक्त से जानता हूँ जब वो खुद 8 साल की थी और अपनी माँ के साथ आया करती थी। इफ्तिखार की नानी उन दिनों मेरे घर की रखवाली किया करती थी। बड़ी नेक औरत थी, थोड़ा कम सुनती थी, मगर उसके लिए इशारा काफी था। अब तो उस बच्ची के खुद के ढेर सारे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा ये इफ्तिखार है। कभी कभार जब मेरी तबीयत बिगड़ जाती है तो वो आकर खाना बना देती है। तुम देख सकते हो अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर अब काम करने वाले मुश्किल से मिलते हैं। आपके अपने लोग तो होंगे, करीब या दूर के रिश्तेदार, ऑफिस के साथी? मेरे तमाम रिश्तेदार दूर के शहरों में रहते हैं। दहाइयों कबल मेरा उनसे नाता टूट चुका है, वो कहता है, और मुझे इसका अफसोस नहीं है। मेरे ऑफिस के दिनों के 1-2 साथी आते रहते हैं, मगर वो बेचारे खुद बूढ़े हो चुके हैं। हर किसी की अपनी बीमारियां, अपने मसाइल हैं। जिंदगी जितनी लंबी होती जाती है, इंसान उतना ही मुश्किलों में घिरता चला जाता है। अब तो ये हाल है कि हर मुलाकात पर हमें ये खौफ खाने लगता है कि अगली मुलाकात पर हम में से कोई मौजूद होगा या नहीं। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरह अपनी कब्र तक पहुंच ही जाऊंगा। ये दुनिया दिन ब दिन तन्हा होती जा रही है। मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ। अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो याद कर लीजिएगा। मैं रात दिन यही तो दुआ मांगता रहता हूँ कि खुदा मुझे कभी वो दिन न दिखाए कि मुझे किसी की जरूरत पड़े। मैं अपने घर के फाटक पर खड़ा हूँ। चीनी कोठी में रोशनी हो रही है, मगर मेरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। सामने सड़क पर स्ट्रीट लैंप पर एक कमजोर सा बल्ब जल रहा है, जिसकी यरकान ज़दा रोशनी आसपास की चीजों पर ज्यादा अंधेरा फैला रही है। सब इंस्पेक्टर की अजीब व गरीब जिंदगी के बारे में सोचते हुए मैं उस धुंधली रोशनी में किसी साए की तरह गुजर जाता हूँ। तीसरे दिन इज्जत मुआब सेशन जज अपनी कुर्सी पर बैठकर 10 मिनट तक फैसला नामे के हर सफ़े पर दस्तखत करते हैं और अपने 20 सफ़े के फैसला नामे के जरिए जानी को मासूम करार देकर सारे इल्जामात से बरी कर देते हैं। उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि लड़की भागते वक्त फाटक की कांटेदार टहनी से जख्मी हो गई थी, और गरचे इन 3 दिनों में मैं यही चाहता आया हूं कि उसे किसी तरह की सजा हो जाए, अलामती ही सही, मगर जाने क्यों मुकदमा जीत लेने की खुशी से मैं जी उठता हूँ। अपनी जीत के एहसास से शराबोर मैं आयशा को फोन लगाता हूँ। फोन उसकी नौकरानी उठाती है। वो अपने बच्चों के साथ कहीं गई हुई है। 3 दिन तक उसका कोई फोन नहीं आता, मगर मुझे उसकी कमी का एहसास नहीं होता, और जब उसका फोन आता है तो मुझे लगता है जैसे अचानक मेरे लिए एक नया दिन आ गया हो। मैं उसे बताता हूँ कि मैंने एक बड़ा मुकदमा जीत लिया है। क्या वाकई? तुम उसकी तफसील जानना चाहोगी? बिल्कुल, वो जवाब देती है। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हारे लड़के को मेरा आना बुरा लगता है। मैं झूठ कहता हूँ। हकीकत यह है कि मुझे उसके लड़के की कोई परवाह नहीं है, मगर मैं एक वकील हूँ और मैं जानता हूँ कि बहस में जीतने का तरीका क्या होता है, कि हालात का रुख कैसे मोड़ा जा सकता है। मैं तुम्हारा बाग देखना चाहता हूँ, जिसे तुम जाने क्यों हमेशा मुझसे छुपा कर रखती हो। हम वहां खुलकर बातें कर सकते हैं। आम का मौसम अब कहाँ, वो तो कब का जा चुका। वो बोली, अभी तो सारा बाग वीरान पड़ा है। बढ़ल और अमरूद के कुछ पेड़ होंगे, शायद उनमें एक आध फल बचे हुए हों। मुझे वीरान जगह ज्यादा पसंद है। मैं कहता हूँ, मैं कल सुबह गाड़ी भेज रहा हूँ, हम बाग की तरफ निकल जाएंगे। वो बहुत दूर तो नहीं, मगर मेरे बच्चे, तुम उन्हें साथ ले सकती हो या फिर नौकरानी के साथ उन्हें अपने बाप के घर छोड़ सकती हो। क्या तुम इतना सा वक्त मेरे लिए नहीं निकाल सकती? वो खामोश रहती है। कल सूरज निकलते ही नजीर तुम्हारे दरवाजे पर गाड़ी के साथ मौजूद होगा। तुम अपनी फुर्सत के मुताबिक निकल सकती हो। मैं रिसीवर क्रेडल पर डाल देता हूँ। बाहर जानी और उसका बाप खड़ा है। मैं काकू को उन्हें निपटाने के लिए कहता हूँ,
काकून से मजीद कुछ पैसे ऐंठने के चक्कर में है। यह उसके पेशे का एक लाजमी हिस्सा है। आम का बाग शहर से 15 किलोमीटर दूर वाक़ है। आयशा का चेहरा किसी भी तरह के जज्बे से खाली है। मेरे अब्बा के ज़माने की पुरानी एम्बेसडर कार नाहमवार रास्ते पर शोर मचाती हुई दौड़ रही है। उसके पिछले दोनों टायर हाल ही में बदले गए हैं। इस रास्ते पर ज्यादातर पेड़ गांव वालों ने जलाने की लकड़ी के लिए गिरा दिए हैं। एक आध दरख्त नमूदार होते भी हैं तो उनके पेंसिल की तरह छिले हुए तने अजीब नजारा पेश करते हैं। बल्कि एक पेड़ तो पेंसिल की दो नोकों पर किसी अजूबे की तरह खड़ा है, जैसे तने के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखने की देर है और वो टूट कर जमीन बोस हो जाएगा। ये वो दहशतगर्दी है जिस पर पुलिस का कोई इख्तियार नहीं है। इस तरफ के गांव में बहुत कम घर हैं जिनके बाहर पियाल के पुश्तारे खड़े हैं। बड़े ही हैरत अंगेज तौर पर एक आध सरकारी कुआं दिखाई दे जाता है जिसके सहन पर औरतें कपड़े धोती नजर आती हैं या कोई गाय बैठी जुगाली कर रही होती है। हालांकि जाड़ा ठीक से आया भी नहीं है, मगर ज्यादातर छोटे मोटे तालाब सूख चुके हैं। नंगे खेतों के दरमियान फूलों की नर्सरियों में गेंदे के फूल दहक रहे हैं। क्या हम ये सफर और किसी दिन के लिए उठाकर नहीं रख सकते थे? आयशा मेरी तरफ नहीं देखती। नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आम बगान से दिलचस्पी रखता हूँ? आयशा सर मोड़कर मेरी तरफ देखती है। मैं उसका दाहिना हाथ थाम लेता हूँ। वो उसे छुड़ाना चाहती है मगर उसकी कोशिश में कोई दम नहीं है। मुझे खबर मिली है कि वो लोग अभी बाग के आसपास मंडलाते हैं। वो बोली, ये तुम किसे समझा रही हो? मैं हंसकर उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मुझको या खुद को? याद रखो, इस दुनिया में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर झांकता फिरे। मेरे दिल के अंदर क्या है, ये सवाल तुम अपने आप से कर सकती हो। वो सर मोड़कर मेरी तरफ देखती है। मैं शरारत के साथ मुस्कुराता हूँ। देखो आयशा, हमें ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है कि हम दूसरों की पसंद या नापसंद के मुताबिक इसे गुजारें। जिंदा रहना या न रहना अपना जाती मामला है। रहे बच्चे तो एक दिन वो बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया में चले जाते हैं, फिर उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो मुड़कर देखते भी नहीं। जाने तुम्हें कौन सा एहसासे जुर्म खाए जा रहा है। मैंने क्या किया है? मुझे एहसासे जुर्म क्यों होने लगा? खुद से पूछो। थोड़े वक्त के लिए सड़क हमवार हो गई थी। गरचे दोनों तरफ की जमीन बतदरीज नीची होती चली जा रही थी। इस तरफ दूसरी तरह की हरियाली थी। रास्ते के किनारे पाइप बिछाने का काम चल रहा था। ओवरसियर और इंजीनियर जर्द हेलमेट पहने काम की निगरानी कर रहे थे। एक ने हेलमेट उतारकर पेशानी से पसीना साफ करते हुए हमारी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहचानता हूँ। वो मेरी तरफ नहीं देखता। हम रास्ते भर खामोश रहते हैं। आम के बाग में 2 कमरे वाले घर की सफाई कर दी गई है। बिस्तरों पर नई चादरें बिछा दी गई हैं। बाहरी बरामदे पर बेत की कुर्सियां पड़ी हैं जिनके सामने लकड़ी की नीची मेज पर फूलदान में रंगीन पत्ते सजे हुए हैं। ये धूल का मौसम है। दरख्त धूल से ढके हुए हैं। बाग का रखवाला चाय की कश्ती के साथ नमूदार होता है। ये मुंसिफ मियाँ हैं। बगान की देख रेख इन्हीं के जिम्मे है। आयशा मेरे लिए चाय बनाते हुए कहती है। और ये हमारे वकील हैं। मुकदमे के सिलसिले में बाग को देखना चाहते थे। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। रखवाला अपना सर हिलाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैं आयशा की आंखों में देखता हूँ। तुम क्या जताना चाहती थी? इतनी सफेद पोशी इख्तियार करने की क्या जरूरत है? तुम मुझे अपने मुकदमे के बारे में बताना चाहते हो? यह एक 8 साल बच्ची के रेप का मामला था। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा है। आखिर में मेरा मुवक्किल बेकसूर पाया गया तो इल्जाम झूठा था। आयशा फिर से चाय बनाने लगती है। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, बच्ची का सचमुच रेप हुआ था। लोग झूठ नहीं कहते कि तुम सारे वकील जहन्नम जाओगे। प्याली बढ़ाते हुए वो मेरी तरफ देखती है। तुम्हें ऐसे आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तो तुम्हारा ख्याल है मुझे जज की जगह ले लेनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ, हर मुकदमा सच और झूठ के दरमियान एक जंग है। सच को पूरी तरह सामने लाने के लिए जिस तेजाब की जरूरत है वो तेजाब हम सफाई के वकील हैं, वरना इंसाफ एक तरफा हो गया होता। कानून एक अंधी मशीन की तरह शहरियों को हलाक करता फिरता। मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती। वो चाय का घूंट लेते हुए कहती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद तुम्हारा अपना कोई जवाज होगा। लेकिन जब एक बार तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम्हारा मुवक्किल कसूरवार है तो तुम उसका दिफा कैसे कर पाते हो? मुकदमे के खात्मे तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये महसूस हुआ था, अगर तुम्हारी आंखों के सामने ये रेप हुआ होता तो भी तुम वकील सफाई की हैसियत से ये मुकदमा लेते? नहीं, मैं जवाब देता हूँ, उस वक्त मेरी हैसियत एक चश्मदीद गवाह की होती।
एक अच्छे वकील या एक जज या एक सरकारी वकील के लिए लाजमी है कि वो बाहर की चीज हो। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि मुकदमे के साथ जज्बाती तौर पर मुंसलिक हो जाए। इससे 100% इंसाफ के इस्कात का इम्कान है। एक मुंसिफाना समाज की पूरी बुनियाद एक ऐसी अदलिया पर है जो पूरी तरह गैर जानिबदार हो। तुम आंखों पर पट्टी बांधे हुए मुजस्समे की बात कर रहे हो ना, जो हाथ में तराजू लिए हुए होता है। वो मुस्कुराती है। मैं जब भी उस मुजस्समे को देखती हूँ मुझे हंसी आ जाती है, जैसे मैं किसी अंधे आदमी को देख रही हूँ जिसके पास आंखें नहीं है। उसे क्या पता कि तराजू का पलड़ा किस सम झुक रहा है। क्या वाकई इससे यह तासुर उभरता है कि कानून की नजरों में सब बराबर है? क्या हमारे मुल्क में इंसाफ का ऐसा निजाम मौजूद है? बिल्कुल है। लोग बुरे हो सकते हैं, निजाम बुरा नहीं होता। किसी भी निजाम का गलत इस्तेमाल फर्द या समाज या हुकूमत के हाथों हो सकता है, जैसा कि हो रहा है, और यह इब्तिदाए आफरीनश से कयामत के दिन तक होता रहेगा। और मैं ये भी कबूल करता हूँ कि मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। मेरे पेशे की अपनी बहुत सारी कमजोरियां हैं, अनगिनत नाजायज मांगे हैं, लेकिन इससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता कि एक मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद कितनी मजबूत है। इसका सारा इन्हिसार उस मुल्क के अदालती निज़ाम और उसकी खुद मुख्तारी पर है। जाहिर है अगर अदलिया अपना काम ठीक से कर रही हो तो फाशिस्ट कुव्वतों की नींद हराम हो जाती है। उन्हें अपना मकरूह एजेंडा मुसल्लत करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उनके पास इसके अलावा और क्या चारा रह जाता है कि अदलिया पर लगाम कसें, ऐसे कवानीन बनाएं कि अदालत इंसाफ का गहवारा न रहकर जुल्म ढाने के एक हथियार में बदल कर रह जाए। दूसरी तरफ एक जानिबदार या बेईमान जज एक कातिल, एक दहशतगर्द या एक रेपिस्ट से भी बदतर होता है। हो सकता है उसकी बेईमानी पैसे की कमजोरी के सबब हो या रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े सरकारी ओहदे के लालच में हो, क्योंकि हर सरकार ऐसी हड्डियां हर बड़े ओहदे के सामने लटकाए रहती है। सच तो यह है कि कातिल तो इंसानों का खून करते हैं, जबकि एक बेईमान जज एक पूरे सिस्टम का खून करता है। हमें चाहिए कि ऐसे जजों की शनाख्त करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कभी कभी मुझे तुमसे डर लगने लगता है। वो मुतवाहिश नजरों से मेरी तरफ ताक रही है। और उस बेईमान जज का मुकदमा भी डिफेंस के वकील के तौर पर तुम लड़ोगे? बिल्कुल लड़ूंगा। मैं उसकी आंखों में ताकते हुए कहता हूँ, हर किसी को भरपूर दिफा का हक होना चाहिए। इस फैसले पर तो पहुंचना ही पड़ेगा कि हमारा नाम नेहाद जज वाकई बेईमान था भी कि नहीं। ये वो सच है जिस पर जल्दबाजी नहीं की जा सकती। और मैं ये बात एक ऐसे मुल्क में कह रहा हूँ जहाँ लोगों को पकड़ते ही दहशतगर्द, कातिल और जानी बनाकर पेश कर दिया जाता है और पब्लिक और मीडिया कोरस अलापना शुरू कर देते हैं, फांसी फांसी फांसी। कुछ बत्तख झाड़ियों के अंदर से निकलकर तालाब के अंदर जा रहे हैं। तालाब काई से ढका हुआ है। मुझे मुंसिफ मियाँ दिखाई देता है। उसने एक बड़ी सी ट्रे उठा रखी है जिस पर तले हुए मुर्ग, सब्जी की सलाद और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ रकाबियां और ग्लास भी रखे हैं। तुम यहीं रहते हो? मैं एक मुर्ग का टुकड़ा उठाते हुए कहता हूँ। नहीं हुजूर, शाम को मैं घर चला जाता हूँ। वो बस फाटक के दूसरी तरफ गांव में है। पंचायत का चौकीदार बरामदे पर सोता है। वो हमारे गांव का आदमी है। थोड़ा बूढ़ा हो गया है मगर उसकी आंखें अब भी ठीक हैं। देखा है मैंने तुम्हारा गांव, बस 2-4 ही तो घर हैं वहाँ। वैसे हम रात ठहर जाएं तो खाने का इंतजाम तो हो सकता है। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं ठहर सकते। आयशा जल्दी से मुदाखलत करती है। मुंसिफ चाचा, क्या वो लोग उधर आते हैं? बराबर आते रहते हैं बिटिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी धमकी नहीं दी। कई बार उन्होंने बख्शिश देनी चाहिए मगर मैंने कभी कबूल नहीं की। मैंने साफ कह दिया कि मैं बिटिया से गद्दारी नहीं कर सकता। साफ जाहिर हो रहा था कि बड़े मियाँ गाहे बगाहे उन लोगों से बख्शिश वसूल करते रहते होंगे। उसके जाने के बाद हम खामोशी से चाय पीते रहे, फिर आम के दरख्तों के नीचे हवा खोरी के लिए निकल आए। इस जगह पेड़ काफी पुराने हैं। जहां जहां से शाखें टूट कर गिर गई हैं उनके घाव से फफूंदियां निकल आई हैं। जमीन हमवार है जिस पर दरख्तों की परछाइयां साकित हैं। बाग तकरीबन 1/4 मील के रकबे पर फैला हुआ है और मुड़कर दरिया की तरफ चला गया है। इतना बड़ा बगान, मैं कहता हूँ, और तुम कहती हो इससे आमदनी बराए नाम है। मैं झूठ नहीं कहती, आयशा बोली। ज्यादातर पेड़ बूढ़े हो चुके हैं, इनमें बूर नहीं आते। मुकदमे के सबब हम इनकी लकड़ी भी नहीं बेच पाते। वो लोग बराबर नजर रखते हैं। मुंसिफ मियाँ पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। और वो जिस चौकीदार की बात कर रहा है वो तो अव्वल नंबर का चुगलखोर है। वो रुक गई है। इस जगह हम चारों तरफ से दरख्तों के तनों से घिर गए हैं। आयशा मेरी आंखों के अंदर बेबाकी से ताक रही है।
मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, जिसे वो थाम लेती है। घबराओ मत, मैं कहता हूँ। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और फिर मैं बाकायदा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और नादिर, मुझे उससे डर लगता है। मैंने इससे पहले उसे कभी इतना चुप नहीं देखा है। मैं उसे समझ सकता हूँ। उसके मुलायम सीने का दबाव अपने सीने पर महसूस करते हुए मैं उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके निचले होंठ का एक छोटा सा बोसा लेता हूँ। वो अपना मुंह मोड़ना चाहती है, नहीं मोड़ पाती। मेरा दूसरा बोसा काफी तवील हो गया है। उसका दिल धड़क रहा है। हम वापस लौटते हैं। बाघ का रखवाला अपनी जगह पर नहीं है। मैं आयशा को आराम करने के लिए कमरे में छोड़कर बाहर निकल जाता हूँ। धूप के सबब थोड़ी सी गर्मी हो गई है। मैं तालाब के किनारे चलते हुए एक छोटे से गांव के पास आ खड़ा होता हूँ। यहाँ पर बस चंद ही बांस और मिट्टी की झोपड़ियां हैं और पेड़ों का एक छोटा सा झुंड, जिसके सामने सुपारी के दरख्तों के पतले तनों से गायें बंधी हैं। इस गांव के पीछे खप्पच की टटरियों के अंदर सब्जियां उगाई गई हैं और फिर आम के पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आयशा ने बताया था कि कभी इस जंगल में लकड़ बग्घे आया करते थे। जैसे इंसानों के लिए ये दुनिया काफी नहीं। मैं वापस लौटता हूँ। आयशा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। शायद वो बिस्तर पर आराम कर रही है। मैं दूसरे कमरे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर ताक रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, आयशा के साथ यहाँ आना कोई मानी नहीं रखता। और ये बाघ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने सफर की नाकामी के बारे में कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ जब मुझे दरवाजे पर आयशा दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। साड़ी का आंचल बदन से ढलक रहा है। उसकी आंखों से लग रहा है जैसे वो अपने होश में नहीं है। मैंने उसे देखा है। उसकी आवाज कांप रही थी। किसे? नादिर को। वो बाग के बाहर मंडला रहा है। मैं बिस्तर से उठकर उसे दरवाजे से हटाता हुआ बाहर आता हूँ और एम्बेसडर की तरफ बढ़ता हूँ, जो फाटक से थोड़ा अंदर एक दरख्त के साय में खड़ी है। नजीर, तुमने किसी 16 साल के लड़के को देखा है? तुम मेम साहब के लड़के को पहचानते हो? हाँ जनाब, पहचानता तो हूँ, मगर उसे देखा तो नहीं साहब। नजीर पिछली सीट पर उठकर बैठ गया है जहां वो सो रहा था और रुमाल से पसीने में डूबा हुआ चेहरा साफ कर रहा है। नजर पड़ जाए तो मेरे पास ले आना। इसके बाद भी मैं इधर उधर थोड़ी देर चक्कर लगाता हूँ। मुझे लगता है आयशा को वहम हुआ है। वापसी पर देखता हूँ आयशा बिस्तर पर उसी तरह बैठी है। अब क्या होगा? वो मेरी तरफ लाचारगी से ताक रही है। तुम खामखा डर रही हो, मैं कहता हूँ हम वापस चलते हैं। मुझे भी लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई नादिर वादिर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की सहमी हुई औरत बोल रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था। देखा होगा, मैं शाने उचकाकर लापरवाही से कहता हूँ। कभी कभार आंखें भी वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं। यकीन करो, यकीन कर लिया। हम वापस लौटते हैं। रास्ते में आयशा जाने कब मेरा दाहिना हाथ थाम कर अपनी गोद में रख लेती है। मैं उसे उसी जगह पड़ा रहने देता हूँ, मगर उसकी नजरों से गुरेज करता हूँ। इस वाकये के तीसरे दिन आयशा का फोन आता है। वो ज़ारो कतार रो रही है। उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, वो बताती है। उसने तुम्हें मारा है? नहीं। उसके लहजे से साफ लग रहा है वो झूठ बोल रही है। कुछ कहा है? नहीं। आयशा, फिर वो तुम्हारा जीना कैसे मुश्किल कर सकता है? मैं फोन पर कहता हूँ। तुम इस तरह डर रही हो जैसे तुमने कोई गुनाह किया है। गुनाह तो किया है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे लगता है मुझे नादिर से साफ साफ बात करनी होगी। लेकिन जब दरिया से गुजरकर मैं उसके घर पहुंचता हूँ तो नादिर का दूर दूर तक पता नहीं है। वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहीं घर छोड़कर चला ना गया हो? वो कहीं नहीं जाएगा, मैं कहता हूँ। उसे आ जाने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। और अगर उसे इस शादी पर ऐतराज हुआ तो यहाँ आना छोड़ दूंगा। तुम कोई दूसरा वकील ढूंढ लोगी। मैं सारे कागजात उसे दे दूंगा। अब तो खुश हो? वो आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ ताक रही है। उसकी आंखों में और भी आंसू उमड़ आते हैं। वो अपना सर मेरे सीने पर रखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता था वो इस तरह से पेश आएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें उस बेचारे का भी कसूर नहीं है। मैं उसका गाल सहलाता हूँ। उसकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता। वैसे मेरा दिल कहता है अगर मैं उससे खुलकर गुफ्तगू करूं तो मामला सुलझ जाएगा। नहीं नहीं, उसने अलग हटते हुए कहा, अभी नहीं। तुम नादिर को नहीं जानते। वो एक दूसरी किस्म का बच्चा है। उसे कभी किसी ने रोते नहीं देखा। लेकिन मैं जानती हूँ वो गुस्ल खाने में छुप छुप कर रोता है। वो ओढ़नी के पल्लू से आंसू पोंछ कर मेरे लिए चाय बनाकर लाती है।
चाय पीते हुए मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता हूँ। वो भी एक टक मेरी तरफ देख रही है। दूर से चर्च की घंटी की आवाज आ रही है।